नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। ग्लोबल न्यूज़, इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक वाइज न्यूज़ की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात से। एंड ऑफ कोर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे कल मार्केट्स में सिर्फ इसी की चर्चा थी, और वो थी कमोडिटी प्राइसेस, स्पेशली सिल्वर के प्राइसेस, राइट। लेकिन न्यूज़ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट investयज्ञ.in को विजिट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारी वेबसाइट नहीं देखी है तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर पर करंटली 50% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। आने वाले नए साल में आप ये डिस्काउंट का फ़ायदा लेकर हमारे प्रोडक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको MP50 ये कूपन कोड यूज़ करना है। MP50 ये कूपन कोड यूज़ करने से आपको 50% का डिस्काउंट हमारे प्रोडक्ट्स पर मिलेगा। अब बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की ओर। जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़ी न्यूज़ कल यही रही कि सिल्वर के प्राइजेस में जो वोलेटिलिटी दिखी वो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है। यानी ऐसी वोलेटिलिटी हमने पास्ट में किसी एक दिन में बहुत कम बार देखी गई है, राइट। सो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे कमोडिटीज के प्राइजेस कल 13% से भी ज़्यादा डिक्लाइन हुए एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम आफ्टर अ रिकॉर्ड रैली जो हमने ऑलरेडी देखी है, राइट। तो जो ब्लड बाथ कल दिखा वो दैट फॉलोज द हिस्टोरिकल ब्रीच ऑफ सिल्वर ऑफ द $80 पर आउंस मार्क। यानी $80 पर आउंस का प्राइस पहली बार सिल्वर ने ब्रीच किया था, लेकिन वो वहां पर ज्यादा देर तक रुक नहीं पाया। क्विकली कल मार्केट्स ने सिल्वर के प्राइसेस को टम्बल कर दिया। 83, 84, ऑलमोस्ट $85 पर आउंस तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्राइसेस सिल्वर के पहुंच चुके थे। वहां से वो इमीडिएटली क्रैश होकर $75 पर आउंस पर टम्बल हो गए। उसके बाद प्राइसेस और भी करेक्ट होते रहे ड्यूरिंग द डे एज प्रॉफिट टेकर्स probably आर रशिंग फॉर एग्जिट्स। क्योंकि इसके मल्टीपल रीजंस है, अब उस रीजंस की बात भी करेंगे हम, बट पहले हम जो न्यूज़ है उसकी बात कर लेते हैं। तो स्पॉट सिल्वर जो है दैट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड $70 पर आउंस आफ्टर इट टच्ड ऑलमोस्ट $83.6 पर आउंस कल जब ये सेशन शुरू हो रहा था। ऑलरेडी हमने जो देखी है रैली इन सिल्वर, उसकी एक फ्रेजाइलिटी, उसकी एक वोलेटिलिटी की जो हाइट है वो हमें कल देखने मिली। क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस अगर हम देखें तो इस साल में दे हैव अ गेन ऑफ ऑलमोस्ट 180% इन डॉलर टर्म्स, राइट। रुपी टर्म्स में तो ये गेन उससे भी ज्यादा है। बट इट इज ऑल्सो शोइंग कि जो रैली है वो कितने ज्यादा एक लो वॉल्यूम एंड फ्रेजाइल लेवल्स पर अब तक हुई है, उसका एक बड़ा संकेत कल के करेक्शन से दिखाई दिया है। इसके अलावा कॉपर के फ्यूचर्स भी कल काफी गिरे। 13% से कॉपर के फ्यूचर्स गिरते हुए कल दिखे। अगर हम रीजंस की बात करें कि इतने जो सारे कमोडिटीज में मेजर करेक्शन जो आया है, इट सीम्स टू बी मेनली ड्रिवन बाय प्रॉफिट बुकिंग। इसके अलावा प्रॉफिट बुकिंग की भी बात करने से पहले अगर हम जो रीजंस देखे जिसकी वजह से ये रैली हुआ था, राइट, जो शार्प रैली आई थी, वो दैट वाज मेनली ऑन द बैक ऑफ वेरी बिग रेट कट्स, ग्लोबल टेंशंस, जियोपॉलिटिकल इश्यूज जिनकी वजह से चीज़ें इन लेवल्स पर पहुंची थी। तो उसमें एक डेवलपमेंट ये हुई कि कल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ एक मीटिंग की थी, जहां पर दोनों लीडर्स ने ये कहा कि नेगोशिएशंस जो है ऑन अ पीस प्लान टू एंड वॉर विथ रशिया, वो अब दे आर नियरिंग कंप्लीशन, राइट। तो कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, इनके रैली का जो एक मेजर रीजन था जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर लाइक सिचुएशंस, उसमें थोड़ा बहुत ईजिंग दिखने लगा। दैट कुड बी वन रीजन कि यहाँ पे इतना बड़ा करेक्शन इनके प्राइसेस में दिखा। एक और रीजन तो ये है कि वोलेटिलिटी जो बड़ी है दैट इज ऑल्सो ऑन द बैक ऑफ वेरी लो वॉल्यूम्स। जब वॉल्यूम्स कम होते हैं तब उन वॉल्यूम्स की वजह से जो हाइटेंड वोलेटिलिटी होती है आइदर ऑन द अपसाइड और द डाउन साइड, वो काफ़ी प्रोनाउंस्ड इफेक्ट देती है। करंटली एक हॉलीडे सीजन भी चल रहा है, तो ओवरऑल वॉल्यूम्स वर नॉट वेरी हैवी इन द कमोडिटी मार्केट। एक और रीजन ये भी बताया जा रहा है कि यूएस बेस्ड सीएमई ग्रुप जो है, जो एक काइंड ऑफ एक्सचेंज है, जो मेजर डेरिवेटिव एक्सचेंजेस को ऑपरेट करता है, लाइक सीएमई, कॉमेक्स, NYMEX, राइट। तो इन्होंने अनाउंस किया था एक $25,000 का इनिशियल मार्जिन फॉर मार्च 2026 सिल्वर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो मार्जिन है ये इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम $20,000 टू $25,000। तो इससे ऐसा माना जा रहा है कि दिस माइट हैव आल्सो चेंज द इन्वेस्टर सेंटिमेंट। ओवरऑल ये जो सारी न्यूज़ है, इससे हमें एक ही टेक अवे यहाँ पर मेजर मिलता है कि बहुत स्पेकुलेशन हुआ है ऑन वेदर सिल्वर प्राइसेस हैव एक्चुअली पीक्ड। आर वी गोइंग टू सी $80 अगेन फॉर इन अ शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? इस पर बहुत चर्चा हो रही है, राइट। तो ये सारी स्पेकुलेशन का कोई एंड नहीं है। मैं एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से एक टेक अवे बता रहा हूँ
कि ये सारे स्पेकुलेशन का कोई बेसिकली एंड नहीं है। वोलेटिलिटी जो है कमोडिटीज में करंटली एक्सट्रीमली हाई है, राइट। सो वन शुड रिमेंबर कि लास्ट टाइम जब सिल्वर पीक हुआ था उसके बाद उन लेवल्स को ब्रेक करने के लिए उनको बहुत सारे साल लगे थे, डेकेड्स लगे थे, राइट। तो हमें समझना है कि कमोडिटीज का नेचर ही ऐसा होता है कि यहाँ पर हमें कई बार ऐसी वोलेटिलिटी देखने मिलती है, एंड ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में ये जो वोलेटिलिटी है वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द ऑयल मार्केट्स। रीजन सेम है, ऑयल मार्केट्स 2% से जंप हुए क्योंकि इन्वेस्टर्स आर नाउ सीइंग द सिचुएशन ऑफ यूक्रेन अगेंस्ट टॉक्स ऑफ सप्लाई आउटलुक, राइट। सो ऑयल प्राइसेस कल $1 से भी ज्यादा बढ़े क्योंकि मार्केट्स अब एक बैलेंस्ड वे से यूक्रेनियन पीस टॉक्स को देख रहा है। कुछ सप्लाई रिलेटेड डिसरप्शंस भी बढ़ गए हैं इन द मिडिल ईस्ट। तो करंटली जो ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर्स दे आर ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड $62 पर बैरल। जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने एक मेजर सपोर्ट दिया है क्रूड प्राइसेस को, जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। क्रूड के प्राइसेस के लिए या फिर किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस के लिए हमें यही ध्यान रखना है कि डिमांड और सप्लाई, इस पर ये फंक्शन करता है। अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट। दिस इज सिंपल इकोनॉमिक्स जिसके बेसिस पर ये सारे कमोडिटीज के प्राइसेस चलते हैं। करंटली जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं बाय 2%, ये दोनों ही चीजें इसके लिए जिम्मेदार है, राइट। डिमांड बढ़ रही है क्यों? क्योंकि पीस स्टॉक्स अगर बढ़ेंगे तो ग्लोबली इकोनॉमिक इंजन एक अच्छी तरह से चलेगा, दैट विल इंक्रीज द डिमांड। सप्लाई साइड पर एक मेजर इशू ये है कि मिडिल ईस्ट में कुछ टेंशन्स बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। रिसेंटली सऊदी ने, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, उन्होंने कुछ अटैक्स किए थे ऑन येमेन, एयर स्ट्राइक्स किए थे सऊदी ने ऑन येमेन, जिससे कुछ कंसर्न्स बढ़ गए हैं ऑफ पोटेंशियल ऑयल डिसरप्शंस। सप्लाई में अगर डिसरप्शंस आते हैं देन दैट काउंट्स फॉर इंक्रीज इन दी ऑयल प्राइसेस। तो जैसा कि हमने पहले की न्यूज़ में भी बात की थी कि यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन टॉक्स विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अगले हफ्ते में यूएस एंड यूक्रेनियन टीम्स जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू मीट टू फाइनलाइज द रिमेनिंग इश्यूज रिलेटेड टू द पीस फ्रेमवर्क। दैट इज द करंट डेवलपमेंट राइट नाउ। एंड जेलेंस्की का ये कहना था कि रशिया के साथ जो टॉक्स है वो तभी होंगे जब अग्रीमेंट होगा बिटवीन यूएस, यूक्रेन एंड द यूरोपियन लीडर्स ऑन द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। उन्होंने इट इज एक्सपेक्टेड टू कट द फेब्रुअरी ऑफिशियल सेलिंग प्राइस फॉर अरब लाइट क्रूड फॉर द थर्ड स्ट्रेट मंथ। तो सप्लाई के कंसर्न्स बढ़ने की वजह से प्राइसेस यहाँ पर इस वजह से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स जो है दे आर ऑल्सो अवेटिंग द यूएस इन्वेंट्री डेटा इस हफ्ते के लिए, विच इज गोइंग टू बी आउट सून। करंटली एक हॉलीडे सीजन है इन द यूएस, इस वजह से डेटा आर कमिंग एट अ स्लो पेस राइट नाउ। द की टेक अवे हियर इज कि हम शायद ऑयल प्राइसेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी इन द शॉर्ट टर्म देख सकते हैं अगर मार्केट को कुछ और सिग्नल्स मिलते हैं ऑफ ईजिंग टेंशंस इन द कमिंग वीक। लेकिन एनी ईज ऑफ टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट, उससे भी शायद डाउनवर्ड प्रेशर ऑयल प्राइसेस पर हो सकता है। करंटली मिडिल ईस्ट में सारी चीज़ें ठीक नहीं है, इस वजह से भी ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ें अगर ठीक होने लगती है तो उससे भी ऑयल प्राइसेस शायद कम हो सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है वो कल आउट हुआ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, एंड एक 2 ईयर हाई ऑफ 6.7% का ग्रोथ नवंबर के मंथ में यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। जो नवंबर का प्रिंट आया है दैट हैज़ एक्सीडेड द रॉयटर्स पोल ऑफ द एस्टिमेट ऑफ जस्ट 2.5% ग्रोथ। तो इट हैज़ सरप्राइज ऑन द अपसाइड अ लॉट, 6.7% का ग्रोथ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आईआईपी ग्रोथ जो है इसके पहले के मंथ में यानी अक्टूबर 2025 में सिर्फ 0.4% आया था, मेनली ड्यू टू दिवाली एंड हॉलीडे रिलेटेड फैक्ट्री शटडाउन्स। इसके कंपैरिजन में 2024 के नवंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था उसका ग्रोथ 5% था, तो वहाँ से उसके कंपैरिजन में इस साल का ग्रोथ नंबर काफ़ी ज़्यादा आया है। ये जो नवंबर का डेटा है ये मेनली यही दर्शाता है कि प्रोडक्शन के शेड्यूल्स जो है वो अब नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहे हैं। एक पोस्ट फेस्टिव पिकअप दिख रहा है इन द कंजम्पशन डिमांड। अब जो आईआईपी नंबर आता है वो बहुत सारे सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो सेक्टर वाइज दिखना भी जरूरी है ये समझने के लिए कि कोई वन ऑफ्स तो नहीं है, क्या हर सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आई है। तो उसकी अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एक प्राइमरी ड्राइवर रहा, 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी फॉर दिस मंथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके अलावा बाकी की कंट्रीब्यूटर्स में बेसिक मेटल्स रहे, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स रहे, फार्मास्यूटिकल, मोटर्स, ये सारे ही अच्छे ग्रोथ नंबर्स दे रहे थे। बेसिक मेटल्स का आउटपुट 10.2% से बढ़ा है, फार्मास्यूटिकल्स 10.5% से बढ़े हैं, मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर्स, सेमी ट्रेलर्स ये सारे 11.9% से बढ़े हैं।
माइनिंग एक्टिविटी में भी 5.4% की ग्रोथ दिखी है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हालांकि डिक्लाइन हुआ है बाय 1.5%, लेकिन फिर भी बाकी चीजें जैसे कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन दे हैव इंक्रीज बाय 10.4%, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स इंक्रीज बाय 12%, राइट। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऑल्सो ग्रो बाय 10.3%। एक ऐसा सेक्टर जो इस साल ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, वहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, ये सारे भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स इमर्ज हुए for the IIP growth data for the month of November. The key takeaway here is कि apart from strong IIP data after a long time, ग्रोथ काफी स्प्रेड आउट भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो होने की वजह से ये नंबर आया है, सारे ही सेक्टर्स में अच्छी अच्छी ग्रोथ दिखी है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ऐसे में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बाकी मैक्रो इकोनॉमिक चीजें कैसी है। रिसेंटली आरबीआई ने लिक्विडिटी बूस्ट यहाँ पर दिया है इकोनॉमी में, राइट। रेट कट्स हुए हैं, तो ये सारी ही चीजें ओवरऑल अगर हम देखें, जीएसटी कट्स भी आए हैं इन द रिसेंट पास्ट, राइट। तो ये सारी ही चीजें एक अच्छी कैटलिस्ट दिख रही है फॉर इक्विटीज एज एन एसेट क्लास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर हमें शॉर्ट टर्म्स में ऑब्वियसली प्रेडिक्शंस नहीं करनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स मैक्रो चीजें करंटली आर वेल प्लेस्ड फॉर इक्विटीज। अगली न्यूज है रिगार्डिंग द बिग न्यूज अबाउट द डिफेंस सेक्टर yesterday, राइट। डीएसी विच इज द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इन्होंने 79,000 करोड़ का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल अप्रूव किया है कल। अब ये जो प्रपोजल है दैट इज एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग द इंडियन आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स, एंड ये जो अप्रूवल्स है वो कवर कर रहे हैं मेजर अपग्रेड्स एंड न्यू एक्विजिशंस जो तीनों ही सर्विसेज में एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पुश जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट लाने वाली है। तो अगर हम कुछ क्लियरेंसेस की बात करें, ये 79,000 करोड़ कहाँ पर खर्च करेगा गवर्नमेंट? ये खर्च होंगे मिड लाइफ अपग्रेड्स ऑफ MI-17 हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा एक ओवरहॉल होगा ऑफ T-90 मेन बैटल टैंक्स फॉर द इंडियन आर्मी। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को अप्रूवल मिला है ऑफ एक्विजिशन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, राइट। MSRAM इसे कहते हैं। इसके अलावा लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो है उसको भी क्लियरेंस मिला है, स्ट्रेंथनिंग द प्रिसिजन स्ट्राइक एंड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज। इसके अलावा और भी 3-4 चीजें हैं विच आर रिलेटेड टू द डिफेंस सिस्टम्स जहां पर मेजर डिसीजंस लिए गए हैं। ये जो डिसीजंस है दे आर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट ग्रेटर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, यानी इंडिया में ही इन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, इसके और ये एक बड़ा कदम नजर आ रहा है। ये जो डीएसी मीटिंग थी दैट वाज चेयर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इसके अलावा अटेंडीज में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 3 सर्विस चीफ्स, राइट, ये सारे ही मौजूद थे। ये जो दिसंबर 29 की मीटिंग है दैट इज द 4th कंफर्म डीएसी सीटिंग इन 2025, जो एक काफ़ी बड़ी बात है, राइट। क्योंकि अक्टूबर 2025 में जब ये मीटिंग हुई थी तब 79,000 करोड़ के प्रपोजल्स तब भी एक्सेप्ट हुए थे अक्रॉस द 3 सर्विसेज। तो ओवरऑल इट सीम्स टू बी अ केस ऑफ द गवर्नमेंट रियली पुटिंग एवरीथिंग ऑन देयर लाइन फॉर द डिफेंस एक्सपेंडिचर स्पेंड, एंड ऑफ कोर्स उसका एक बहुत बड़ा फायदा डिफेंस की कंपनीज को भी यहाँ पर हो सकता है। द की टेक अवे हियर इज कि जो फ्रीक्वेंसी एंड स्केल दिखी है हमें ऑफ डीएसीज अप्रूवल्स इन 2025, ये हाईलाइट करता है कि गवर्नमेंट का फोकस क्लियरली एक फास्टर प्रोक्योरमेंट पर है, एंड उनको एक ऑपरेशनल रेडीनेस भी उनको इंप्रूव करना है, ये भी इनके एक्शन से नजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली इससे डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर काफी तेजी से स्ट्रेंथन होती हुई नजर आ रही है। इंडिया के जो बैंक्स है वो एक करंटली फर्म फुटिंग पे यानी अच्छे स्पेस में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैड लोन्स जो है वो डेकेड लो को डिक्लाइन हो चुके हैं। पिछले 10 साल में सबसे लोएस्ट के लेवल्स के बैड लोन्स, यानी सबसे अच्छी असेट क्वालिटी हमें दिख रही है ऑफ 2.1% एज पर एन आरबीआई रिपोर्ट। तो जैसे हम कैलेंडर ईयर के एंड में आ रहे हैं तब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है दैट रिमेन्स क्वाइट स्ट्रांग एंड कंटिन्यूज टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एज पर द लेटेस्ट आरबीआई ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग रिपोर्ट। तो इस सेक्टर में करंटली काफी स्ट्रांग बैलेंस शीट्स दिख रही हैं, स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी है एंड एक स्टेडीली इंप्रूविंग असेट क्वालिटी दिख रही है, राइट। अगर हम इसी नंबर को देखें, 2.1% का जीएनपीए रेशियो यहाँ पर आया है एट द एंड ऑफ सितंबर 2025। मार्च के एंड में ये रेशियो 2.2% था, राइट। जो 2.1% का जीएनपी लेवल है दैट इज द लोएस्ट रिकॉर्डेड इन सेवरल डेकेड्स, एंड बैंक्स ने एक ओवरऑल काफी स्ट्रांग कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन की है, जिससे उनको जो रिस्क है उनको एब्जॉर्ब करने में काफ़ी फायदा हुआ है, जिस वजह से वो कंटिन्यूसली अपने लेंडिंग ऑपरेशंस जो है वो जारी रख पा रहे हैं। रेगुलेटर्स जो है वो रेगुलेशंस को अलाइन कर रहे हैं विथ मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसीज, जिससे एक स्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आ सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ सके, इसी की कोशिश आरबीआई की है। आरबीआई ने एम्फोसिस किया है कि बैलेंसिंग इनोवेशन विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये एक मेन चीज़ रहेगी जो क्रिटिकल रहेगी आने वाले टाइम में। इनके रिपोर्ट ने
स्पेशल जो है मेंशन किया है ऑफ द एनबीएफसी कंपनीज जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है ड्यूरिंग द ईयर। एनबीएफसीज ने एक डबल डिजिट लोन ग्रोथ रिपोर्ट की है एज अ होल फॉर द इंडस्ट्री। एंड वहाँ पर भी एक इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी एंड कैपिटल बफर्स काफ़ी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी, इसने ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है फाइनेंशियल सिस्टम की, उसके बारे में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस करंटली दर्शाया है। हालांकि आरबीआई ने फ्लैग की है रिस्क रिलेटेड टू क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें, राइट, जो एक इमर्जिंग कंसर्न हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ऐसा आरबीआई का यहाँ पर कहना है। द की टेक अवे हियर इज कि असेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक ऐसे टाइम पर आ रही है जहां पर ओवरऑल सेक्टर के जो वैल्यूएशन है, बैंकिंग सेक्टर के वैल्यूएशन जो है वो काफी टेपर डाउन हुए हैं इन द सेक्टर। अगर हम पिछले 5-6 साल के कंपैरिजन में देखें तो करंटली काफी टेपरिंग डाउन ऑफ वैल्यूएशन हुआ है एंड अब चीजें बेटर दिखने भी लगी है। तो ये एक सेक्टर है जो ऑलरेडी 2-3 साल से ही एक वैल्यू प्ले नजर आ रहा है लुकिंग एट द ओवरऑल फंडामेंटल्स, बट इट इज सीमिंग लाइक इवन मोर राइट नाउ लुकिंग एट ऑल द फंडामेंटल नंबर्स। स्टॉक वाइज न्यूज की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री, जो एक्सपेक्टेड है टू पुट अप अ 18,000 करोड़ लॉस इन FY26, राइट। सो दिस इज एज पर अ रिपोर्ट बाय रेटिंग्स एजेंसी इकरा, जिनका ये कहना है कि उनका एक अर्लियर लॉस एस्टिमेट अराउंड 9.5 टू 10,000 करोड़ का था, तो उनके हिसाब से उससे कई ज्यादा लॉस होने वाला है एविएशन सेक्टर का फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। ये जो हायर लॉस प्रोजेक्शन है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ वीकर देन एक्सपेक्टेड पैसेंजर ट्रैफिक, यानी एक्सपेक्टेशन से बहुत बुरा पैसेंजर ट्रैफिक ओवरऑल रहा है इंडस्ट्री के लिए एंड मल्टीपल ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस जो हुए हैं, जिसके बारे में हम सब वाकिफ है कि इंडिगो के साथ जो हुआ इस मंथ के स्टार्ट में। तो इकरा ने कट किया है डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर FY26 टू जस्ट 0 to 3%। इनका जो अर्लियर एस्टिमेट था वो 4 to 6% की ग्रोथ का था। तो ये जो डाउनग्रेड है वो रिफ्लेक्ट करता है एक स्लोअर ट्रैफिक ग्रोथ मेनली ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2025 इन दिस फाइनेंशियल ईयर 26। जो फैक्टर्स मेनली डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं दैट इंक्लूड्स द क्रॉस बॉर्डर एस्केलेशंस, जिससे फ्लाइट डिसरप्शंस एंड कैंसिलेशंस हुए। इसी के साथ जो जून में इंसिडेंट हुआ अबाउट द एयर इंडिया बोइंग 787 प्लेन क्रैश, उस वजह से भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा हिट रहा, राइट। एंड काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है रीजंस दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल स्लो डाउन इन द सेक्टर। ऑपरेशनल डिसरप्शन जो इंडिगो के हुए बिटवीन December 3 to December 8, उससे अराउंड 4,500 फ्लाइट्स कैंसल्ड रही। सो इवन दैट हैज़ अफेक्टेड द सेक्टर अ लॉट। इकरा ने उनका जो इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ फोरकास्ट है वो भी टेपर डाउन कर दिया है टू जस्ट 7 to 9% फॉर FY26, जबकि पहले का एस्टिमेट 13 to 15% था, राइट। इसके अलावा बाकी सारे जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू द एयर ट्रैवल, उसमें भी एक मेजर टेपर डाउन उनको यहाँ पर लेना पड़ा। द ओवरऑल की टेक अवे हियर बीइंग कि बहुत सारे इंडिकेटर्स है, राइट, इन द इंडियन इकोनॉमी टू सजेस्ट कि एयर ट्रैवल में एक मेजर इंक्रीज दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी FY26 नंबर्स ओवरऑल हैव बीन वेरी पुअर। ये इस चीज़ को भी हाईलाइट करता है कि ये जो सेक्टर है ये कितना टफ बिजनेस है टू ऑपरेट। एंड इसके बारे में पहले भी बुक्स लिखी गई है अबाउट हाउ टफ दिस बिजनेस इज टू ऑपरेट, एंड वो अभी भी रेलेवेंट है एंड इट सीम्स कि इवन FY26 हैज गॉन थ्रू द सेम फेज। मुथूट माइक्रोफिन का इंडिविजुअल लोन AUM हैज क्रॉस्ड 1,000 करोड़ एंड टोटल असेट्स जो है दे हैव क्रॉस्ड 13,000 करोड़ मार्क। कल एक BSE फाइलिंग में कंपनी का ये कहना था कि उन्होंने ये जो दोनों थ्रेशोल्ड्स है वो क्रॉस किए हैं। माइक्रो फाइनेंस अभी भी कंपनी के लिए एक मेजर ओवरऑल बिजनेस का पार्ट अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो ग्रोथ है इन द इंडिविजुअल लोन सेगमेंट, इससे कंपनी को अपना जो लोन पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई करने में बहुत बड़ी मदद मिली है। जो एक्सपांशन ऑफ द इंडिविजुअल लोन बुक दैट वाज मेनली ड्रिवन बाय अंडरराइटिंग डिसिप्लिन एंड एग्जीक्यूशन एट ब्रांच लेवल, राइट। कंपनी ने ये भी हाईलाइट किया है कि उनका फोकस यही है कि पोर्टफोलियो की क्वालिटी जो है वो मेंटेन की जा सके। एज ऑफ September 30, 2025 मुथूट माइक्रोफिन जो है दैट इज सर्विंग अराउंड 33 लाख कस्टमर्स, राइट। एंड इनका जो बेस है दैट इज सपोर्टेड बाय नेटवर्क ऑफ अराउंड 17,000 ब्रांचेस एंड इनके अब अक्रॉस 21 स्टेट्स इनके ऑपरेशंस करंटली ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इनके जो CEO है सदाफ सईद, उनका ये कहना है कि जो ग्रोथ है ऑफ द इंडिविजुअल लोन पोर्टफोलियो दैट इज सपोर्टेड बाय अ रोबस्ट क्रेडिट असेसमेंट एंड कलेक्शन प्रोसेस, जो कंपनी ने कई साल से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। मुथूट माइक्रोफिन कंटिन्यूज टू फोकस ऑन माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग एंड प्राइमरीली वुमेन बोरोअर्स, ऐसा भी उनका यहाँ पर कहना है। एंड द कंपनी इज सिलेक्टिवली एक्सपांडिंग इनटू अदर लोन सेगमेंट्स। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब हमें बढ़ना होगा हमारे फाइनल सेक्शन पर, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन।
तो पिछले कुछ दिनों से सिल्वर प्राइसेस में जो इंक्रीज देखा गया उसमें एक मेजर रीजन बताया जा रहा था अबाउट चाइनाज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, राइट। तो कल मैंने इसी पर थोड़ा सा रिसर्च किया कि चाइना का जो सिल्वर के साथ रिलेशनशिप है वो कैसा है, राइट। क्योंकि सिल्वर की बात काफ़ी सेंचुरी से चाइना चाइना के रिलेशन में होती रहती है। तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ के अक्रॉस में आया जो बहुत रेलेवेंट है इन द करंट वर्ल्ड, राइट। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने पेपर भी इन्वेंट किया एंड पेपर मनी भी सबसे पहले चाइना में ही यूज होने लगा। बट उसी समय से इन्फ्लेशन का भी जन्म हो गया क्योंकि लोगों ने यही देखा कि जब पेपर मनी बहुत ज्यादा प्रिंट किया जा रहा था तो चीजों के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे, राइट। दैट इज व्हाट बेसिक इन्फ्लेशन इज। वहां से हमने सबसे पहले दुनिया में देखा कि इन्फ्लेशन कैसे इन प्रैक्टिकल टर्म्स दिखाई देता है। दैट वाज एक्चुअली सीन इन चाइना फर्स्ट। तो पेपर मनी इनिशियली काफी वर्क कर रहा था बट ओवर इशुएंस की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ गया एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट भी होने लगा। तो तब पेपर मनी का कोलैप्स सबसे पहले होने लगा जिससे लोग वापस मेटेलिक मनी पर चले गए, राइट। स्पेशली सिल्वर कॉइन्स, राइट, बिकॉज दे कुड नॉट बी प्रिंटेड एट विल। सिल्वर को प्रिंट करना मुश्किल था क्योंकि सिल्वर को प्रोक्योर करना ही मुश्किल था, राइट। तो वहां से हमें बेसिक जो है ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू करेंसी एंड कमोडिटीज उसका एक बहुत बड़ा इंसाइट वहां से हमें मिलता है। इसके बाद 16th सेंचुरी में स्पेनिश जो ट्रेडर्स थे उन्होंने मैसिव डिपॉजिट्स ऑफ सिल्वर डिस्कवर किए इन साउथ अमेरिका। तो इसके बाद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सिल्वर जो है वो चाइना को फ्लो होने लगे थ्रू ग्लोबल ट्रेड। तो ऐसे में चाइना हैड इफेक्टिवली शिफ्टेड टू अ सिल्वर बेस्ड मॉनेटरी सिस्टम एंड सिल्वर एक बहुत ट्रस्टेड मीडियम बन गया चाइना के लिए फॉर टैक्सेस, सेविंग्स एंड लार्ज ट्रांजैक्शंस। एक बहुत मेजर साइकिल हमें यहाँ पर देखने मिल रही है विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पैरेलल कि जब भी हमने देखा है कि दुनिया ने या फिर मेजर सेंट्रल बैंक्स ने एक बहुत बड़े लेवल पर मनी प्रिंट किया है तब एक मेजर चीज यही हुई है कि उसके कुछ साल बाद कमोडिटीज की एक मेजर साइकिल हमें देखने मिली है। सो मनी प्रिंटिंग कम्स एट अ वेरी वेरी बिग रिस्क कि उसकी जो वैल्यू है वो इरोड होने लगती है एंड इवेंचुअली पीपल गो टुवर्ड्स कमोडिटीज। ये हमने इससे पहले बहुत सारे देशों के साथ भी देखा हुआ है एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सेंट्रल बैंक्स एंड ऑल इकोनॉमीज इन जनरल कि वो मनी प्रिंटिंग को लेकर बहुत बहुत कॉशियस रहे क्योंकि इट इवेंचुअली लीड्स टू लॉस इन कॉन्फिडेंस जो थोड़े बहुत पैमाने पर हमें अभी भी देखने मिल रहा है। जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट या फिर सेंट्रल बैंक्स का खुद का इंटरेस्ट अब कमोडिटीज की तरफ बढ़ने लगा है एटलीस्ट इन द लास्ट 2-3 years। सो दैट वाज आवर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा न्यूज़ का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करिएगा इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर भी बने रहिएगा एंड ऑफ कोर्स अगर आपने अब तक इन्वेस्टएजेंट.in को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर विजिट कीजिएगा। MP50 ये कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको हमारे प्रोडक्ट्स के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा, राइट। एक बहुत ही अच्छा नए साल का गिफ्ट ये आपके लिए बन सकता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आप सबको विश करता हूँ अ वेरी वेरी हैप्पी 2026 बिकॉज दिस विल बी माई लास्ट वीडियो फॉर दिस कैलेंडर ईयर 2025। अगले साल में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।